हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे हैं खासकर उन्हीं के लिए प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी समझिए। पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो किसी भी मॉलिक्यूल, किसी परमाणु अणु या किसी भी आयंस की खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती, ना कोई केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ये एक मशीन होती है जिसके ज़रिए हम किसी भी केमिकल के कंटेंट्स के बारे में पता करते हैं। कंटेंट्स मतलब मान लो कि एक हमारे पास CH3OH है और हमें ये दे दिया जाए कि बताइए, ये पाउडर के फॉर्म में अगर आपको दे दिया जाए तो बताइए इसके अंदर क्या क्या है। तो एक पाउडर अगर आपके हाथ में थमा दिया जाए और ये पूछ लिया जाए कि बताइए इसके अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन कितने कितने हैं, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए, आप ये तो ऐसे तो बता नहीं सकते कि आपने ऐसे पानी में घोला और अलग अलग करके बता दिए, नहीं, ऐसे नहीं बता सकते। तो एक स्पेशल मशीन्स होती हैं जिन्हें स्पेक्ट्रोस्कोपीज कहा जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी वैसे बता दूं आपको, एक मशीन का नाम ही स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें स्पेशल एक कार्य होता है। इसमें एक, जैसे मान लो कि ये आपको दिया गया, इसका एक छोटा सैंपल लिया जाएगा, सैंपल के अंदर इसको भर लें, ठीक है, और सैंपल को रख देते हैं इस मशीन के अंदर। ये मशीन क्या करती है, बाहर से रेडिएशन या रेडिएशन जनरेटर इसके अंदर ही होता है, तो रेडिएशन इस पर डालती है और रेडिएशन डालने के बाद एक ग्राफ पर ये इसके बैंड्स शो कर देती है। अब एक्चुअली में हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही बैंड मेज़र करने होते हैं, ये बैंड ही बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि एक प्रॉपर नोट्स के बारे में कि हम इसे लिखें कैसे, तो लिखेंगे व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो अगर हम बात करूं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका, एक ऐसी मशीन या एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसी प्रक्रिया या एक इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज करके हम किसी भी अणु, परमाणु या आयंस को अंदर इसमें डालेंगे और उसका इस मशीन का यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। इनका यूज करके एक प्रॉपर एक ग्राफ पर एक उसका हम कलर या बैंड शो कर लेते हैं जिसे स्पेक्ट्रा कहा जाता है। तो इसे शो करने के बाद अगर हम इन्हें पहचान कर ये बता पा रहे हैं कि ये क्या है, तो ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअल में क्या है कि एक ऐसी मशीन जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ करके किसी भी मॉलिक्यूल की संरचना या उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बता पाएँ, वो एक मशीन कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले सैंपल रखा, सैंपल रखने के बाद हम उसका एक प्रॉपर बैंड, ऐसे एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है ये, या एक पर्दा कह लीजिए, उस पर ये क्या होता है, ये बैंड शो हो जाते हैं, इसीलिए इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो पहले देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है, बार बार ये टर्म्स आएगी इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और आपके लिए ये सबसे पहले पढ़ रहे हैं तो पहली बार जो पढ़ रहे हैं वो सोचेगा कि स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम, बार बार स्पेक्ट्रम क्या आ रहा है। तो स्पेक्ट्रम को पहले समझिए। मान लीजिए आपके पास एक सैंपल ये रखा हुआ है, आपके पास इस सैंपल में कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इस पर डालेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब आप इस पर डालेंगे, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मान लो आपने धूप डाल दी इस पर, मतलब सनलाइट आपने इस पर डाल दी, ये क्या करेगा, उस सनलाइट में से कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद एक ये क्या करेगा, इसे प्रॉपर लाइन में ऐसे ये जाएगा, ये जो रेडिएशन हैं ये इसमें एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी रेडिएशन बची हैं वो आगे इमिट हो जाएंगी। इमिट होने के बाद मान लीजिए आपने यहाँ प्रिज्म रख दिया, प्रिज्म आपने इसके बीच में रख दिया। प्रिज्म रखने के बाद
आप देखोगे कि यहाँ पर ये काफ़ी अलग अलग रंग की लाइनें शो करने लगा है। प्रिज्म तो आपने देखा होगा, जैसे ही हम उसे धूप में रखते हैं, धूप में रखने के बाद क्या करता है, वो जो लाइट है उसके पार्ट बना देता है अलग अलग रंग के, मतलब अलग रंग मतलब अलग अलग एनर्जी के लेवल्स के पार्ट बना देता है। अगर हम ये एनर्जी लेवल क्या करें, ये एक पर्दे पर, मान लो एक फोटोग्राफिक प्लेट, जैसे कि मान लो कि एक कपड़े का पर्दा है, तो ऐसे ही मान लीजिए वो एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है स्पेशल, जिस पर ये आसानी से दिख जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, जैसे ये मान लीजिए 7 लाइन, आपने देखा होगा कि जो सनलाइट होती है उसकी 7 लाइन में या 7 रंगों में वो विभाजित हो जाता है, जैसे प्रिज्म से निकलता है। प्रिज्म से निकलने के बाद वो 7 रंगों में ऐसे ऐसे विभाजित हो गया। मान लो ये पीला, उसमें से ये ऐसा होता है ना, पीला, नारंगी, लाल, ऐसे ऐसे जो कलर होते हैं। बैंगनी होता है शुरू वाला, बैंगनी, आसमानी, ये ऐसा होता है बेनी आह पीनाला, बेनी आह पीनाला, मतलब सबसे पहला रंग बैंगनी, फिर नीला, फिर आसमानी, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। ठीक है, तो ये 7 रंगों में ऐसे विभाजित कर देगा। अब आपके पास ये 7 के 7 रंग जो हैं एक प्लेट पर शो हो रहे हैं। ये जो प्लेट है जिस पर 7 के 7 रंग शो हो रहे हैं उसे एक फोटोग्राफिक प्लेट, मतलब एक फोटोग्राफिक प्लेट, ऐसा पर्दा कह लेते हैं, जिस पर ये 7 के 7 रंग आसानी से पढ़े जा सकते हैं। ठीक है, इसे ही कहते हैं, ये प्रॉपर ऐसे आ जाएगी आपके पास, ये लाइन से ऐसे आपके पास आ जाएंगी, तो इन्हें कहेंगे हम एक स्पेक्ट्रा। ये होता है वो स्पेक्ट्रा, मतलब एक ऐसी प्लेट जिस पर 7 के 7 रंग या एब्जॉर्ब होने के बाद जो बचे हुए कलर्स हैं या बचे हुए रेडिएशंस हैं वो जाकर इस पर ऐसे 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 इस पर छा जाए, उसे हम एक स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लेट या इस टोटल प्रोसेस को, इस एक सिस्टम को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद ये आपकी एक टर्म हो गई। मतलब पहली बात तो देखिए कि ये काम कैसे करती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी काम कैसे करती है। मान लीजिए आपने ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास है, सैंपल इसके अंदर डाला, सैंपल डालने के बाद क्या होगा, एक रेडिएशन डालिए इसके पास, जिस रेडिएशन को वो सैंपल एब्जॉर्व करता है उस रेडिएशन को डाला जाता है, और बची हुई जो रेडिएशंस होती हैं वो एक फोटोग्राफिक प्लेट पर आपको शो होने लगती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यही स्पेक्ट्रम बताता है कि उसके अंदर एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले इसके अलग अलग प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती हैं, उन्हें पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे, जो आपके पास जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में अलग अलग प्रकार की जो टर्म्स होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया, जो मैंने बताया आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। उसके बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ओरिजिन, मतलब ये उत्पन्न कैसे होता है, ये इसका उद्गम कैसे होता है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होते हैं वो हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम 2 प्रकार की होती हैं। पहला उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो पहला होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो एक बात तो पता चलेगी कि ये होता है स्पेक्ट्रम का मतलब, ये जो प्लेट आई आपके पास, इस पर आपको बैंड्स नज़र आए, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, बार बार ये आपसे क्वेश्चन भी किया जाता है कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड व्हाट इज एक्सटेंशन स्पेक्ट्रम। ठीक है,
तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मतलब आपने क्या किया, एक सैंपल लिया। सैंपल मतलब कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आपके पास सपोज करो वो पाउडर से टाइप का ही आपको दिया गया है पाउडर, उस पर आपने ये रेडिएशन डाली। रेडिएशन डालने के बाद कुछ रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ इमिट कर दी, ठीक है। इमिट मतलब कुछ तो उसने अवशोषित कर ली, अवशोषित, और बची हुई रेडिएशन उसने बाहर निकाल दी अपने से, ठीक है, आगे निकल गई, ठीक है। तो जो रेडिएशन उसने यूज़ की, अवशोषण करी, मतलब उनका यूज़ कहाँ हो रहा होगा, तो आपको बता दूं कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें लेवल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स उसके अंदर होंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया कि ये रेडिएशन डाली यहाँ पर, इस पर, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में मिलते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन था, इसके पास आपने एनर्जी डाली, एनर्जी एब्जॉर्ब की इसने, और ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद आपने तो काफ़ी सारी रेडिएशन डाली थी ना, तो रेडिएशन जो डाली थी कुछ इसने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ इमिट कर दी। तो जो इमिट पहले से ही कर दी उनका तो कुछ नहीं, मेन है जो इसने एब्जॉर्ब करी, उसके बाद क्या होगा। मान लीजिए इसने एब्जॉर्ब कर ली और ये चला गया अपनी एक्साइटेड स्टेट में। मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट का मतलब ऐसा हो गया कि आप शांत अवस्था में पड़े हो, आपको मैं बाहर से एनर्जी दे दूं तो आप एकदम से उठ जाएंगे क्योंकि आपके अंदर एनर्जी आ गई। आप उठकर अपना काम करेंगे, काम करने के बाद वो एनर्जी आपकी धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी, बाहर इन्वायरमेंट में फैल जाएगी। तो ऐसे ही होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को लेकर यहाँ पर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, मतलब एक्साइट हो जाएगा, एनर्जी अवशोषित करके, एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ पर जाएगा। तो कुछ ही टाइम के लिए ये यहाँ पर रहता है, मतलब थोड़ा सा टाइम, बहुत ही क्षण भर, 10 की पावर -n, मतलब माइनस की वैल्यू आएगी 10 की पावर माइनस की वैल्यू सेकंड में, मतलब इतने कम टाइम ये यहाँ पर रहेगा और उसके बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करके फिर से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में पहुँच जाएगा, ठीक है। पहले ही एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी रिलीज करी, बाहर एनर्जी रिलीज कर दी और ये फिर से अपनी उसी अवस्था में आ गया जहाँ ये पहले था। तो इस अवस्था में क्या करा, एनर्जी इसने जो ली थी वही इसने रिलीज कर दी। ये जो एनर्जी है, ये जो रेडिएशन है, इनका यूज करेंगे हम अब। ये रेडिएशन, मान लीजिए आपके पास ये रेडिएशन, बची हुई रेडिएशन आपने एक प्रिज्म लिया और उसमें से गुजार दी, ठीक है, गुजारी। तो होगा क्या कि आपने ये रेडिएशन जैसे ही गुजारी तो ये जो रेडिएशन थी आगे आपने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। फोटोग्राफिक प्लेट लगाने के बाद आपने देखा कि काफ़ी सारे बैंड्स यहाँ पर आपको नज़र आ गए हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रम मिला, ये कैसा स्पेक्ट्रम है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इसे कहते हैं हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। मतलब ये एनर्जी जो थी आपने प्रिज्म से गुजारी, प्रिज्म से निकलने के बाद ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई। तो अलग अलग पार्ट में मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जितने भी पार्ट में डिवाइड हुई उन्हीं पार्ट का एक स्पेक्ट्रम मिल गया, एक बैंड मिल गया। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, अब प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बैंड्स ऐसे आपको मिल जाएंगे, ये। तो इसे कहते हैं हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक। अब मान लीजिए अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर प्रिज्म रखा और ये रेडिएशन आपने इस पर डाली, सॉरी प्रिज्म ना रख के आप सैंपल रखोगे। सैंपल मतलब वो मॉलिक्यूल जो आपको पाउडर की फॉर्म में दिया गया है वो आप यहाँ पर रखो। अब क्या करेगा, ये उसमें से कुछ रेडिएशन जो आप यहाँ से निकली थी वही डाल रहे हैं। अभी जो रेडिएशन इसने, ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ था ऊपर, देखिए इसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन हुआ है इसका, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। इसके बाद जो रेडिएशन निकली थी उसका हमने यूज करा, तो यूज़ करने के बाद वो प्रिज्म से निकाली तो वो एक स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई दिया, उसे बोला उत्सर्जन स्पेक्ट्रम।
अब उसके बाद हमने ये रेडिएशन का यूज करा दोबारा से सैंपल में। अब सैंपल ने क्या करा, इसमें से कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, तो बची हुई रेडिएशन आपके पास, मान लीजिए आपके पास N1, N2, N3, N4, N5 ये आपके पास बैंड्स नज़र आ रहे थे पहले। अब आपने इसी रेडिएशन को सैंपल के ऊपर डाला, सैंपल ने क्या करा, N2 और N4 वाली जो रेडिएशन थी उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये होगा क्या, बचेगी कौन सी, N1, N3, N5। तो क्या होगा, N1 यहाँ पर आ गई, N3 यहाँ पर आ गई और N4 यहाँ पर आ गई, N5 से N3, N1 और N5 आपको यहाँ पर N1, N3, N5 आपको नज़र आएगी। तो अवशोषण होने के बाद जो स्पेक्ट्रम आपको मिला, मतलब आपने ये एनर्जी क्या की थी, इसमें को डायरेक्ट निकाल दी थी, तो उसके स्पेक्ट्रम मतलब बैंड्स नज़र आ गए थे, आपको बैंड्स नज़र आ गए थे। उसके बाद हमने क्या किया, ये ही रेडिएशन दोबारा से सैंपल पर डाली। अब सैंपल ने क्या किया, मान लीजिए कुछ रेडिएशन इससे एब्जॉर्ब कर ली, अवशोषित कर ली, तो जो अवशोषित कर ली वो तो फोटोग्राफिक प्लेट पर नहीं जाएंगी, बची हुई रेडिएशन फोटोग्राफिक प्लेट पर जाएंगी। अब मान लीजिए N2, N4 की जो रेडिएशंस की जो एनर्जी थी वो इसने एब्जॉर्ब की। अब बचे कौन से, ये वाले N1, N3, N5। तो N1, N3, N5 के ही बैंड्स आपको नज़र आएंगे। तो ये जो खाली जगह है N2 की, N4 की जो बची ना, वो अवशोषित हुई है यहाँ पर, इसने वो अवशोषित की है। अब आपको ये खाली बैंड नज़र आएंगे ब्लैक। अब ये जो स्पेक्ट्रम आपके पास तैयार हो चुका है, ये वाला स्पेक्ट्रम, इसे कहते हैं हम अवशोषण स्पेक्ट्रम, इसे कहते हैं हम अवशोषण स्पेक्ट्रम। समझ गए। तो अगर मैं बात करूँ इनकी जो थ्योरी आपको लिखनी है, थ्योरी कैसे लिखेंगे हम इनकी, देखिए थ्योरी हम इनकी ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले डालेंगे, वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में विस्तार से लिखिए। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। आप कॉपी पेन लेकर बैठा करो शुरू में, ठीक है। तो आपको नोट्स जो मैं बनवाऊंगा, प्रॉपर नोट्स बनवाते चलूँगा। तो लिखिए इसे स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण। पहले लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को दो निम्नलिखित भागों में वर्गित किया गया है, मतलब कि वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, दूसरा है अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो दो प्रकार के आपके पास स्पेक्ट्रम होते हैं, उत्सर्जन और अवशोषण। पहली हेडिंग डालिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, मतलब इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन को हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन और उत्सर्जन को इंग्लिश में कहते हैं एमिशन। ठीक है, डालिए, लिखिए। इसमें मैं लिखूंगा नहीं, आपको केवल बोल रहा हूँ, आप प्रॉपर लिख लीजिएगा। ठीक है, जब किसी पदार्थ को विशाल मात्रा में ताप दिया जाता है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, या विद्युत डिस्चार्ज किया जाता है, या इससे इलेक्ट्रिकल चार्ज किया जाता है, तो उसके परमाणु या अणु ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे, उत्तेजित हो जाते हैं। जब ये उत्तेजित पदार्थ अपनी शांत अवस्था में आते हैं, पहले उत्तेजित हुआ, अब शांत हो रहा है, वो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, शांत अवस्था में लौटते हैं तो वे विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। मतलब जो रेडिएशन उसने यूज़ करी थी एनर्जी स्टेट को बढ़ाने में, वो अब रिलीज करेगा दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए। ठीक है, लौटते हैं तो वे विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, जो एक प्रिज्म से गुजारने पर एक स्पेक्ट्रम उत्पन्न करते हैं। जो अगर हम इस रेडिएशन को एक प्रिज्म से गुजारें तो एक स्पेक्ट्रम उत्पन्न करते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम उत्पन्न मतलब यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट पर ये आपको नज़र आते हैं। ठीक है, गुजारने पर स्पेक्ट्रम उत्पन्न करते हैं, जिसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यदि ऐसे स्पेक्ट्रम को एक फोटोग्राफिक प्लेट पर रिकॉर्ड किया जाए तो इसके परमाणु अश्वेत पृष्ठभूमि पर चमकीले रेखाओं जैसे प्रकट होते हैं। ये चमकीली रेखाएं आपके पास नज़र आएंगे आपको। ठीक है,
और इसके अणु पट्टों बैंड्स जैसे दिखलाई देते हैं। ये बैंड्स के रूप में आपको दिखलाई देंगे, ठीक है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में आपको इतना ही लिखना है। दूसरा डालिए अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है। दूसरा डालिए आप अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखिए यदि हम किसी रंगीन पदार्थ को प्रिज्म और प्रकाश स्रोत के बीच में रख देते हैं तो अविच्छिन्न स्पेक्ट्रम में प्रकाश का एक भाग अवशोषित हो जाता है। मान लीजिए आपने ये रखा सैंपल इसके बीच में रखा, तो ये सैंपल क्या करेगा, अब उसे एब्जॉर्व कर लेगा रेडिएशन का। अब जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्व करी वो तो एब्जॉर्व कर ली, मतलब आगे क्या दिखाएगा, जो बैंड्स थे, जो भी बैंड्स इसने एब्जॉर्व किए वे खाली दिखाई देंगे, ठीक है। तो यही लिखना है, यदि हम किसी रंगीन पदार्थ को प्रिज्म और प्रकाश स्रोत के बीच में रख दे तो अविच्छिन्न स्पेक्ट्रम प्रकाश का एक भाग अवशोषित हो सकता है और हमें काली पट्टियाँ मिल सकती हैं। काली पट्टियाँ मतलब खाली स्थान, आपको बैंड्स नजर आएंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि हम एक सोडियम ज्वाला को प्रकाश स्रोत और प्रिज्म के बीच रख दें तो श्वेत प्रकाश का अविच्छिन्न स्पेक्ट्रम पीले क्षेत्र में अश्वेत रेखाओं द्वारा क्रसित हो जाता है। तो वही बात है, मतलब वो एब्जॉर्ब हो जाता है। यदि हम अब श्वेत प्रकाश स्रोत को हटा दें तो संपूर्ण अविच्छिन्न स्पेक्ट्रम गायब हो जाता है, ओके। और पहले उदाहरण में 2 अश्वेत रेखाओं का स्थान ग्रहण करने वाली केवल 2 चमकदार पीली रेखाएं बची रह जाती हैं। इन अश्वेत रेखाओं को अवशोषण रेखा स्पेक्ट्रम या केवल अवशोषण स्पेक्ट्रम हम कहते हैं, ठीक है। जो ये काली ब्लैक पट्टियाँ आएंगी आप इसे ही स्पेक्ट्रम कहेंगे। कौन सा स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो बच्चों आपको जो स्पेक्ट्रम है उसका जो टोटल क्लास है वो लेक्चर के रूप में मिलेंगी। तो ये एक पहला लेक्चर था, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रमों के प्रकार। अब अलग अलग प्रकार के ये अवशोषण स्पेक्ट्रम हो सकते हैं, वो डिपेंड करेंगे कि जो अलग अलग प्रकार की मशीन होती है, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन्स होती हैं, वो एक स्पेशल प्रकार की रेडिएशन का यूज़ ही करती हैं, ठीक है। तो उस रेडिएशन के यूज़ के आधार पर अब स्पेक्ट्रम को भी अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर मान लीजिए आपके पास जो सिलेबस में होंगी वो एक तो होगी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एक होगी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब IR में आप क्या यूज करेंगे, केवल IR रेडिएशन, इसका नाम होता है IR अवरक्त किरणें, ठीक है। और इसका जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का खुद का एक स्पेशल कार्य होता है और उस कार्य के लिए ये स्पेशल रेडिएशन का ही यूज करता है। स्पेशल रेडिएशन में क्या कह रहा हूँ, स्पेशल रेडिएशन होता है एक रेडिएशन का एक क्वांटाइज्ड एनर्जी, ठीक है। क्वांटाइज्ड एनर्जी मतलब फिक्स एनर्जी। तो इसे चलाने के लिए एक फिक्स एनर्जी ही चाहिए होगी, इसे भी चलाने के लिए एक फिक्स और एक स्पेशल एनर्जी चाहिए होगी। अब NMR में कौन सी रेडिएशन यूज होती है, रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव इसमें यूज करेंगे। UV जो होती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से चलती है, ठीक है। UV जो मशीन होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से चलती है, मतलब पैरामैग्नेटिक किरणें, ठीक है। अब इसमें इसका कार्य भी अलग होता है, इसका कार्य भी अलग होता है, इसका कार्य भी अलग होता है, और अलग अलग प्रकार की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती हैं उनका सभी का काम अलग अलग होता है, ठीक है। तो आगे तो स्टूडेंट्स जो हमने अभी तक पढ़ा हम उसे एक बार समराइज कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या लिखना था और आपको क्या क्या इसमें से याद रखना है, क्या क्या आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो हमने देखा पहले तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूरा विस्तार से पूछ लेता है 10 नंबर का 5 नंबर का कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इसके विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी देखिए, अगर हम एक शॉर्ट में देखें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मशीन है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ करने के बाद एक प्रॉपर उसके बैंड्स आपको एक फोटोग्राफिक प्लेट पर नज़र आएंगे बैंड्स, और हमें उन बैंड्स का ही स्टडी करना होता है। जिस बैंड की स्टडी करने के बाद हम उसके कंटेंट्स, उसके बॉन्ड, उसके अलग अलग प्रकार के परमाणु, जितने प्रकार के परमाणु हैं उसके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी हम उसका स्टडी कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार की मशीन है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि
इसमें जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है। देखिए स्पेक्ट्रम होता है आपके पास जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, पहला हमने पढ़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा हमने पढ़ा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दो प्रकार के हमने पढ़े, अवशोषण और दूसरा कौन सा था, दूसरा था उत्सर्जन। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्वेश्चंस एग्जाम के लिए आपको याद करने हैं, दोनों आपको प्रॉपर नोट्स बनाकर याद करने हैं। जो मैंने वीडियो में लिखवाया, दोबारा से वीडियो को पीछे हटाकर देख लीजिए, आपको प्रॉपर उसका नोट्स बनाना है। तो वो पूछेगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, खासकर बीएससी सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसका प्रॉपर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसकी आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उसका ये प्रॉपर लिखना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि स्पेक्ट्रम दो प्रकार के, शोषण और उत्सर्जन। उत्सर्जन वो मान लीजिए एक सैंपल है, सैंपल में आप पीछे से क्या डालिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालिए। रेडिएशन डालने के बाद जो एक आपको प्रिज्म से निकलने के बाद वो फैल जाएगा उसका टोटल बैंड्स, और वो एक प्लेट पर नज़र आएंगे, तो उसे हम उत्सर्जन बैंड कह देंगे। और मान लीजिए कि उसमें से कुछ एनर्जी दोबारा से सैंपल ने अवशोषित कर ली, अवशोषित करने के बाद जो बैंड्स आने थे वो प्रॉपर नहीं आए, कुछ बैंड्स उसमें से खाली नज़र आए, तो जो खाली बैंड्स हैं उनको हम कह दिया अवशोषण स्पेक्ट्रम। टोटल जो स्पेक्ट्रम आया उसको कह दिया गया अवशोषण स्पेक्ट्रम। उसके बाद हमने क्या देखा, कुछ हमने ये भी देखा कि जो अवशोषण होता है वो क्या होता है। तो एक ग्राउंड स्टेट होती है किसी मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स की, एक एक्साइटेड स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट का मतलब कम एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट का मतलब अधिक एनर्जी। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी का होता है। तो मान लीजिए आपने इसे रेडिएशन दे दी, रेडिएशन देने के बाद ये ऊपर चला गया, तो मतलब यहाँ पर इसकी एनर्जी बढ़ चुकी है। अब एनर्जी लेकर गया था, अब वो इसे रिलीज कर रहा है। ये जो एनर्जी रिलीज करी उसी का हमें वो मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, तो ये हुई स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात। तो वैसे तो हम काफ़ी मेथड्स होते हैं ये देखने के लिए कि केमिकल्स के अंदर क्या क्या है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आप सैंपल डालते हो ना, ये सैंपल वो डालने के बाद ये अपना काम करके आपको एक रिज़ल्ट देती है। रिज़ल्ट आपको कंप्यूटर पर मिलता है। ठीक है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर ये ग्राफ ऐसे चलता है, ये आपको स्टडी करना होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये जो सैंपल बचा, ये हो सकता है कि आपका जो सैंपल हो, केमिकल हो, काफ़ी महंगा हो, एक्सपेंसिव हो, तो आपको ये दोबारा से भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सैंपल मान लीजिए लैब में इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लैब में इसका टोटल कंटेंट देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, लैब में आपने एक बार पानी में घोल दिया, दोबारा से आप इसे नहीं प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार ये यूज़ हो गया लैब में तो हो जाता है, लेकिन अगर मशीन में यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो आप इसे दोबारा से अपना रिसाइकिल कर सकते हैं, मतलब दोबारा से इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा ये काफ़ी प्रभावी रिज़ल्ट देता है, मतलब एक्यूरेट 99% या 100% भी आपको रिज़ल्ट प्रॉपर मिलता है। इसमें कोई धोखेबाजी नहीं करता है किसी के साथ। ठीक है, अगर ये डिपेंड करता है कि इसके मशीन को चलाने वाला कौन है, वो अनाड़ी तो नहीं है, वो एक परफेक्ट केमिस्ट होना चाहिए। तो जो इसे अच्छे से चलाएगा उसका रिज़ल्ट आराम से उसे मिल जाएगा। इसकी कैलकुलेशंस भी होती हैं, कैलकुलेशंस से जो आपके पास ये ग्राफ आता है उसे अच्छे से पढ़ पाएगा, वो आराम से इसे कर पाएगा। ठीक है, तो और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसका, कम टाइम लगता है, सैंपल इधर डाला उधर आपको रिज़ल्ट मिल गया। ठीक है, तो इसमें भी ज़्यादा वो नहीं, एनर्जी बहुत कम खर्चनी पड़ती है, केवल बिजली पर चलती है। ठीक है, बिजली क्या करेगी, रेडिएशन जनरेट करेगी इसमें। ठीक है, तो टाइम भी कम लगता है, और एक बार मशीन खरीद ली उसके बाद एनालिसिस करने में खर्चा भी कम आता है, दोबारा आपको जो सैंपल डाला था वो भी दोबारा से मिल गया। तो ठीक है, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। ठीक है, ओके, हम क्लास 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी वालों के लिए नोट्स प्रॉपर बनते चलेंगे। ठीक है, तो आप पहले से ही अपना जो रजिस्टर और पेन लेकर बैठा करिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।